So hello everyone बेटा, वेलकम बैक टू द डे 35 ऑफ आवर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीरीज़। पिछले लेक्चर्स में हमने बेसिक स्ट्रेंथ तक अपना जीओसी ख़त्म कर दिया है और आज हम उसके आगे बढ़ने वाले हैं, है ना। और उससे पहले पिछले क्लास में हमने एक टॉपिक पढ़ा था, दैट इज़ द फ्लिपिंग ऑफ अमाइंस। आई होप आपको याद होगा, तो उसको थोड़ा मैं सोच रहा हूँ आज डिटेल में कर लेते हैं, है ना, हमारा ही फ़ायदा होगा। चलो ओके, लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ अमोनिया। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अमोनिया। ठीक है, तो हमारे पास अमोनिया का स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा, नाइट्रोजन, सर नाइट्रोजन का फिर लोन पेयर और 3 हाइड्रोजन। सर ये इसकी ऐसी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है नाइट्रोजन की। दिस इज द टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ऑफ नाइट्रोजन। अच्छा ठीक है सर। क्या होता है कि जब H+ इसके पास आने लगता है तो ये इसको इलेक्ट्रॉन देने के बजाय पलट जाता है। ये क्या करता है, इसको इलेक्ट्रॉन देने के बजाय पलट जाता है। वो बोलता है मैं अपना इलेक्ट्रॉन तुझे नहीं दूंगा, और ऐसे पलट जाता है। वो बोलता है मैं अपना इलेक्ट्रॉन तुझे नहीं दूंगा, और वो ऐसे पलट जाता है। इसी छोटी सी चीज़ को हम कहते हैं फ्लिपिंग। कि भैया क्या हो गया, फ्लिप कर गया, क्या कर गया, फ्लिपिंग कर गया। दिस इज़ द फ्लिपिंग। इसी को हम क्या कहते हैं, फ्लिपिंग कहते हैं। अच्छा सर ये कैसे सिस्टम में होती है? ये एक फ्री सिस्टम में होती है। ये कैसे सिस्टम में होती है? एक फ्री सिस्टम में आपको फ्लिपिंग देखने को मिलेगी। अच्छा सर, क्या सिर्फ नाइट्रोजन ही फ्लिप करता है? जनरली इट इज़ जनरलाइज्ड दैट नाइट्रोजन फ्लिप करता है, बट एनी सेकेंड पीरियड एलिमेंट 2p वाला, एनी सेकेंड पीरियड एलिमेंट विद लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ध्यान रखना है, विद लोन पेयर एंड नेगेटिव चार्ज कैन फ्लिप। एग्जाम्पल के लिए आप CH3- को बना के देखना। CH3- आपका फ्लिप करता है। CH3- क्या करता है आपका, फ्लिप करता है मेरे भाई। ठीक है, आई होप आप इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, आई होप आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। अच्छा ये हो गया। ठीक है, सो क्या आपने पढ़ा, फ्लिपिंग। ये क्या पढ़ा आपने, फ्लिपिंग। क्या सिर्फ अमाइंस का फ्लिपिंग होता है? नहीं सर, फ्लिपिंग किसी का भी हो सकता है, बस सेकेंड पीरियड का होना चाहिए एलिमेंट, उसका आप फ्लिपिंग करा सकते हो। अच्छा, एक और सुंदर बात, वो क्या है, मैंने बोला अगर आप इसे उठाओ, ठीक है सर, और इसे उठाओ और इसे ऐसे रख दो, हाँ, तो सर क्या बताना चाहते हो, मतलब इससे मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ, जब तुमने इन्हें ऐसे रख दिया तो अगर मैं ऐसा बोलूँ कि यहाँ पे एक मिरर इमेजिन करो, यहाँ पे क्या करो, एक मिरर इमेजिन करो, तो क्या तुम्हें दिख रहा है ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं? क्या तुम्हें दिख रहा है ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं? हाँ सर, तो क्या है, एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं। सर ये एनेंशियोमेर नहीं बेटा, वो वाली बातें मैं नहीं बता रहा हूँ, ये बस मिरर इमेजेस हैं। अच्छा, और सर, और ये सेम कंपाउंड है बट ये फ्लिप होके अपनी मिरर इमेज जैसे दिख रहा है। अच्छा, और बेटा ये काइंड ऑफ इन्वर्जन हो गया। ऐसा लग रहा है तुम्हें कि सर कैसा लग रहा है हमें? ऐसा समझो कि यहाँ से हवा चली और ये उल्टा हो गया उधर को। यहाँ से हवा चली, मतलब समझो ये ऐसा अम्ब्रेला है, कितना गंदा अम्ब्रेला बन रहा था, ये अम्ब्रेला है, यहाँ से हवा चली और ये काइंड ऑफ उल्टा हो गया। ऐसा हवा चली और अम्ब्रेला कैसा हो गया, उल्टा हो गया। तो इसी को इसलिए बोलते हैं अम्ब्रेला इन्वर्जन। क्या बोलते हैं इसको, अम्ब्रेला फ्लिपिंग या अम्ब्रेला इन्वर्जन भी से कह देते हैं कभी कभी। ठीक है, ओके, चलो अगर आप ये बात समझ में आई है आपको तो एक क्वेश्चन बता दो आप। हमें बतानी है बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, हमें क्या बतानी है, बेसिक स्ट्रेंथ आपको कंपेयर करानी है बिटवीन माइनस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस। ठीक है, इस वाले माइनस और इस वाले माइनस के बीच में आपको बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करवानी है। अच्छा सर, दोनों कार्बन के ऊपर माइनस है, रेजोनेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो दोनों डीलोकलाइज्ड हैं। अब क्या देखें, अब देखो ये रिजिड है, ये रिजिड है, हाँ सर, और ये फ्री मॉलिक्यूल है। ये क्या है, फ्री मॉलिक्यूल है। वो वाला रिजिड था, ये वाला क्या है,
फ्री मॉलिक्यूल है, फ्री है तो इसमें क्या हो सकती है, फ्लिपिंग, इसमें क्या हो सकती है, फ्लिपिंग हो सकती है। और अगर फ्लिपिंग हो रही है तो ये क्या कर देगा, अपनी बेसिक स्ट्रेंथ फ्लिपिंग के कारण घट जाती है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा बेसिक स्ट्रेंथ का, ये दैट इज़ रिजिड वाला जो सिस्टम है उसमें ये माइनस फ्लिप नहीं कर सकता है, तो ये ज़्यादा अवेलेबल होगा एक इलेक्ट्रोफाइल के लिए या एक H+ के लिए, ठीक है। सो दिस वॉज योर फ्लिपिंग। सो ये रहा आपका फ्लिपिंग वाला टॉपिक। अब एक टॉपिक मैं आपको कराना चाहता हूँ, हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, वो करेंगे बट हो नहीं पाया, बाकी नीचे आपके सवाल है तो उसको कर लेते हैं। एंड दैट टॉपिक इज़ सिंपली कुछ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं 6, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए एंड दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर सिलेबस। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर योर सिलेबस, लेट्स डिस्कस दैम। अच्छा, हमारा ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल वो कैसा रहने वाला है, स्ट्रक्चर या स्केलेटन। तो ऐसा होगा, बीच में आप CH2 यूनिट्स गिनेंगे, इधर आपका CH होगा, इधर आपका CH होगा, ठीक है। N के बेसिस पे हम नाम भी रखते हैं इनके। अगर N की वैल्यू 0 है, N की वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है ना। 6 वाला जनरली आपके सिलेबस में नहीं पूछते हैं ज़्यादा, इसीलिए नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। चलो यहाँ देखो सर, दिस इज़ ऑक्जेलिक, जब इसको बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। अच्छा, जब ये CH2 यूनिट एक हो जाती है तो तब इसको बोलते हैं मेलोनिक एसिड। सर मोदी एसिड बोलो, चुप, मेलोनिक एसिड, ठीक है। फिर आता है सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, ठीक है। फिर क्या आता है सर, फिर आता है ग्लूटारिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड। अच्छा, फिर आता है अडीपिक एसिड, क्या आता है, एक सेकेंड, अडीपिक एसिड। फिर एक सेकेंड, इसको नीचे रख लो थोड़ा। अडीपिक एसिड के बाद क्या आता है बेटा, पिमेलिक एसिड, पिमेलिक एसिड। कैसे याद कर सकते हो आप इसको, इन सब का पहला उठा लो, OMSGAP, ओम्स गैप, ओम्स गैप करके आप इसे याद रख सकते हैं, ओम्स गैप करके आप इसे याद रख सकते हैं। और अगर अभी याद ना हो, कोई लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, बाकी लिख सकते हैं आप इसे, है ना। अगर अभी याद नहीं हो रहा, कोई मतलब लोड मत लो, बिकॉज ये बहुत बार आता है, आगे भी आएगा, है ना। मैं बस ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर हम आगे वाले किसी टॉपिक में यूज़ करें तो आपको पता हो, बस इसीलिए अब मैंने आपको बताया, ठीक है। सो दिस वॉज योर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड दिस वॉज योर फ्लिपिंग, ठीक है। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी, आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड और कुछ बातें करते हैं। अच्छा सॉरी, पहले ये करना कंप्लीट, मैं भूल गया था, माय बैड। चलो बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करो, बताओ सर। I- ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। I- क्या होता है सर, ज़्यादा स्टेबल होता है। तो सर अगर I- ज़्यादा स्टेबल है तो जो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ है वो ऑब्वियस सी बात है कम होगी। I- ज़्यादा स्टेबल है तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी, क्योंकि डोनेशन की टेंडेंसी कम होगी बिकॉज इट इज़ स्टेबल, ठीक है। तो अगर ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपकी बेसिक स्ट्रेंथ आ जाएगी PQRS, PQRS। स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी ऑफ एनायन, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चंस पे मैं PQRS लिखता हूँ, फिर मिलते हैं आपसे। ओके, सो आई हैव रिटन द PQRS फॉर यू ऑल। नाउ लेट्स सॉल्व दीज क्वेश्चन, ठीक। पहला वाला हमने कर दिया था स्टेबिलिटी से, तो आप देख लो जिसकी स्टेबिलिटी, जिस माइनस की स्टेबिलिटी ज्यादा उसकी देने की टेंडेंसी कम, तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। चलो यहाँ देखो सेकंड वाले में, सर यहाँ पे ये सेम पीरियड के एलिमेंट्स हैं, इनमें आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख सकते थे हो। यहाँ पे ये सेम ग्रुप के हैं, इनमें हमने साइज देखा, मोर द साइज मोर द स्टेबिलिटी, मोर द EN मोर द व्हाट, स्टेबिलिटी। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व इसको आप करोगे। लेट्स सी हाउ यू गोना सॉल्व दिस, ठीक है। देखो सर F- की EN सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा स्टेबल वो होगा, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ जो होगी वो कम होगी इन कंपैरिजन टू CH2-। कार्बन का माइनस वेरी वेरी अनस्टेबल, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, तो इसका भी आंसर आपका जगह P, देन Q, देन R,
देन एस। ईएन के ऑर्डर से हमने ये दूसरा सवाल किया, पहला सवाल हमने साइज के ऑर्डर से किया। चलो तीसरे में देखो सर, H2O NH3 NH2। सर NH2 पे माइनस है, माइनस, बाकी इन पी और क्यू के बाद लोन पेयर है। तो एक तो बात है सर, आर दोनों से ज्यादा होगा, आर विल बी ग्रेटर देन पी एन क्यू। अब पी एन क्यू में देखो सर, क्यू की ईएन कम है, ऑक्सीजन की ईएन ज्यादा होती है, तो नाइट्रोजन की देने की टेंडेंसी क्या है, ज्यादा है, तो क्यू विल बी ग्रेटर देन पी, तो आर क्यू पी, आर क्यू पी इज योर करेक्ट आंसर, आर क्यू पी। अच्छा फोर्थ वाले में देखो, यहाँ क्या है, यहाँ ओ एच माइनस है, यहाँ सोडियम है, सोडियम क्या देगा, इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ एस एच माइनस है। सर ये दोनों माइनस माइनस हैं, वो इस सिर्फ इलेक्ट्रॉन है, माइनस वालों की जो बेसिक स्ट्रेंथ ऑब्वियस सी बात है एक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है। अब बताओ ओ एच माइनस ज्यादा बेसिक है या एस एच माइनस ज्यादा बेसिक है। देखो ये दोनों सेम ग्रुप के हैं, यस सर। इसकी साइज ज्यादा है एस माइनस की, हाँ सर। इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ऑब्वियस सी बात है ओ एच माइनस की जो बेसिसिटी है वो इससे ज्यादा होगी, तो सर पी आर देन क्यू, पी आर देन क्यू, पी आर देन क्यू। अच्छा एस में बताओ, एस में बताओ आर ओ माइनस या आर एन एच टू। सर ओ के ऊपर माइनस है, रियल वाला माइनस है, तो ऑब्वियस सी बात है सर पी ग्रेटर देन क्यू, पी ग्रेटर देन क्यू, है ना। अब यहाँ पे मुझे ई एन वी एन नहीं देखना, उसके ऊपर माइनस है भाई, तगड़ा वाला माइनस, ठीक है। यहाँ देखो सर, पी वाले में आप जब इसका स्ट्रक्चर अच्छे से बनाओगे आपको ऐसे दिखेगा, क्या आपको इक्विवेलेंट रेजोनेंस दिख रहा है, इक्विवेलेंट रेजोनेंस, हाँ सर। यहाँ पे सर, यहाँ पे प्लस आई दिख रहा है मेरे को, प्लस आई। यहाँ पे सर मेरे को माइनस आर दिख रहा है, ये रेजोनेंस करके स्टेबल बन रहा है। सबसे ज्यादा स्टेबल सर इक्विवेलेंट रेजोनेंस वाला होगा, फिर उसके बाद फिनोलिक ये फिनॉक्साइड स्टेबल होगा, सबसे ज्यादा अनस्टेबल क्यू वाला है, तो सर क्यू। सर फिर इसमें तो रेजोनेंस है, उसमें इक्विवेलेंट रेजोनेंस है, इक्विवेलेंट रेजोनेंस इज मोर स्टेबल, तो देन आर देन क्यू। जो माइनस स्टेबल है वो बेसिक कम है, बस ये देखना है, ठीक है। क्यू वाला माइनस सबसे ज्यादा स्टेबल था, सॉरी पी वाला, माय बैड, पी वाला माइनस सबसे ज्यादा स्टेबल था, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम है, फिर आर वाला स्टेबल है, तो फिर उसके बाद वो है, ऐसे करके देख रहे हैं। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लो, आपका आंसर रहेगा ये sp3 है, ये sp2 है, नाइट्रोजन, ये sp नाइट्रोजन। सर sp नाइट्रोजन की ईएन सबसे ज्यादा है, sp3 नाइट्रोजन की ईएन सबसे कम है, तो sp3 वाले की देने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, दैट विल बी पी क्यू आर, दैट विल बी पी क्यू आर। नीचे देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, ठीक है सर। तीनों में नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है बेंजीन के साथ, नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है बेंजीन के साथ। फर्क सिर्फ ये है, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये टर्शियरी है, तो ऑब्वियसली बात है आंसर हो जाएगा हमारा आर क्यू पी, आर क्यू पी विल बी योर आंसर। यहाँ देखो, यहाँ बताओ, यहाँ बताओ, यहाँ बताओ सर। ओके, इसमें हम क्या देख सकते हैं सर, ये ऑक्सीजन के ऊपर माइनस है, ये एस के ऊपर माइनस है, और ये क्लोरीन के ऊपर माइनस है, ठीक है। ये क्लोरीन के ऊपर माइनस है। सर सीएल माइनस इज वेरी वेरी स्टेबल, ठीक है। जो हमारा सीएल माइनस है वो काफी स्टेबल होता है, एस माइनस से ओ माइनस से सीएल माइनस स्टेबल है। यहाँ तो ओ माइनस को प्लस आई मिल रहा है, एस माइनस को प्लस आई मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी स्टेबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, कहीं ना कहीं उसकी जो स्टेबिलिटी है बेटा वो कम हो रही है, ठीक है। तो जो सी एल माइनस है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है हमारा, ठीक है। ओके, तो जो हमारा बेसिक स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगा सर, पी देन क्यू देन आर, पी देन क्यू देन आर, सही है। अच्छा टेंथ वाला देखो, टेंथ वाला देखो सर, यहाँ पे ये बेंजीन के साथ रेजोनेंस कर रहा है, यहाँ पे ये जो एन है ये उस कार्बन सीओ बॉन्ड के साथ रेजोनेंस है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी बेंजीन के साथ रेजोनेंस है। सर यहाँ पे नो रेजोनेंस, ये आपका लोकलाइज्ड है, ये आपका क्या है, लोकलाइज्ड है। ऐसे ही मैं यहाँ पे लिखो तो ये मेरा डीलोकलाइज्ड है, यहाँ लिखो तो ये मेरा डीलोकलाइज्ड है। अच्छा सबसे ज्यादा डीलोकलाइज्ड कौन सा होगा, सर डीलोकलाइज्ड वो ज्यादा होगा जिसका माइनस ज्यादा, रेजोनेंस के बाद जो माइनस चार्ज ज्यादा स्टेबल पे ला पा रहा है। सर यहाँ अगर मैं देखूं CO NH2 में ऐसा कुछ इसका स्ट्रक्चर होता है, तो ये लोन पेयर जब रेजोनेंस करेगा तो ये माइनस ऑक्सीजन पाएगा, वो ज्यादा स्टेबल है, कार्बन पे माइनस जो इन दोनों में आ रहा है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा सर, लोकलाइज्ड वाला देख लो, एस। एस के बाद कौन सा होगा सर, पी और क्यू, पी और आर में से एक होगा। क्यू वाला सबसे कम बेसिक क्यों है, इट इज एन अमाइड, प्लस
उसका माइनस ऑक्सीजन पे जा रहा है रेजोनेंस करके, तो वो इसलिए भी ज्यादा स्टेबल है, तो इसलिए वो कम बेसिक होता है ना। तो एस आएगा, राइट, फिर आएगा आर दैट इज 2 डिग्री, फिर आएगा पी 1 डिग्री, और फिर आएगा क्यू दैट इज एन अमाइड, दैट इज एन अमाइड। अच्छा, 11th वाला देखो, 11th वाला देखो सर, ये तो वही है सेम, ये टर्शियरी अमाइन है, ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है, तो ऑब्वियसली बात है 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री विल बी योर आंसर। सर पर हमने इसमें पढ़ा था कि 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री, बट वो एक्वस मीडियम में है, अभी हमें कुछ नहीं बोला है, तो हम इसलिए अभी वो नहीं लगा रहे। अच्छा, यहाँ बताओ सर, ये वाला लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है, मुझे दिख रहा है ये डीलोकलाइज है, ये वाला कहीं नहीं जा रहा है यहाँ पे, ये लोकलाइज है, तो ऑब्वियसली बात है क्यू ग्रेटर देन पी आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, क्यू ग्रेटर देन पी देखने को मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ बताओ सर, इसके लोन पेयर की वजह से यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, इसके लोन पेयर की वजह से क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, ये डीलोकलाइज है, इसका लोन पेयर लोकलाइज है, इसका लोन पेयर क्या है, लोकलाइज है, तो ऑब्वियसली बात है पी ग्रेटर देन क्यू, पी ग्रेटर देन क्यू। अब हमें कंबाइंड ऑफ 12th एंड 13 बताना है, तो मैं एक काम कर देता हूँ, इसको आर कर देता हूँ, इसको एस कर देता हूँ, उसे आर कर देता हूँ, इसे एस कर देता हूँ, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे मेरा आंसर आ जाएगा सर आर ग्रेटर देन एस। अब बताओ 12 13 में से क्या है, देखो कंबाइंड ऑफ 12 13 कैसे करोगे सर, अब इन चारों में, अगर हम अब इन चारों में कंपेयर कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे लोकलाइज्ड वाले, सर एक लोकलाइज्ड जी है, एक लोकलाइज्ड जी है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस, सर जो ये वाला लोकलाइज्ड है ये sp3 है, ये sp3 है, पर सर ये वाला जो लोकलाइज्ड है ये sp2 है। ओके, इसका एक मतलब हो गया सर, दैट इज क्यू, या नीचे लिख देता हूँ, क्यू ग्रेटर देन आर। अब ये दोनों इन डीलोकलाइज वाले से तो ज्यादा ही बेसिक होंगे। अब डीलोकलाइज वाले में देखो, इसके डीलोकलाइजेशन की वजह से एरोमेटिसिटी आ रही है, इसके डीलोकलाइजेशन की वजह से एरोमेटिसिटी आ रही है, पर इसके डीलोकलाइजेशन की वजह से कहीं ना कहीं बेंजीन रिंग टूट रही है ना। इसके डीलोकलाइजेशन की वजह से क्या हो रहा है, बेंजीन रिंग टूट रही है। और इसके डीलोकलाइजेशन की वजह से क्या हो रहा है सर, इसके डीलोकलाइजेशन की वजह से हो रहा है एरोमेटिसिटी आ रही है, तो सबसे कम बेसिक होगा ये, दैट इज पाइरोल। पाइरोल क्या होगा, सबसे कम बेसिक होगा, तो दिस इज योर आंसर, दैट इज क्यू आर पी एस। क्यू आर पी एस इज योर करेक्ट आंसर, क्यू आर पी एस, ठीक है, क्यू आर पी एस इज योर करेक्ट आंसर। आई होप आपको इस सवाल समझ में आया होगा। चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ देखते हैं, ये देखो, ये देखो, वही सवाल हो गया है। सर ये तो डीलोकलाइज है, हाँ, सर ये भी डीलोकलाइज है, हाँ, पर सर यहाँ पे ये लोकलाइज है। ये क्या है, लोकलाइज है, और कहीं ना कहीं ये वाला नाइट्रोजन इस तरीके से भी इस पे क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा होगा। हाँ, तो सर यहाँ तो आसान सा सवाल हो गया, दैट इज पी ग्रेटर देन क्यू, पी ग्रेटर देन क्यू। 17th में देखो सर, 17th में हम देखेंगे तो ये डीलोकलाइज है, ये भी डीलोकलाइज है, ये भी डीलोकलाइज है, पर सर ये हमारा लोकलाइज है, तो ऑब्वियसली बात है एस सबसे ज्यादा हो गया। हाँ सर, यहाँ हम देखेंगे ये एक विड्रॉइंग इफेक्ट है ना, ओके, यहाँ हम देखेंगे ये एक विड्रॉइंग इफेक्ट है, यहाँ हम देखेंगे ये एक डोनेटिंग इफेक्ट है, और यहाँ कोई भी इफेक्ट नहीं है। ओके, ना व्हाट इज बेसिक स्ट्रेंथ, वी आर नॉट चेकिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन, बट वी आर चेकिंग दैट ये दे सकता है क्या ये H प्लस को अपने इलेक्ट्रॉन दे सकता है। सर यहाँ डोनेटिंग इफेक्ट है, तो इस बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इस NO2 पे डेंसिटी कहीं ना कहीं देखो, यहाँ बॉन्ड टूटी, यहाँ बॉन्ड टूटी, यहाँ बॉन्ड टूटी, ऐसे करके H प्लस को दे रहा है, ये तो खींच रहा है इलेक्ट्रॉन उल्टा, ये इस नाइट्रोजन के लोन पेयर इस रिंग की तरफ खींच रहा है, ये कहीं ना कहीं नाइट्रोजन के लोन पेयर को दूर डाइवर्ट कर रहा है, ये कोई इफेक्ट नहीं लगा रहा है। अच्छा, तो बताओ ज्यादा बेसिक कौन सा होगा सर जिसमें डोनेटिंग इफेक्ट्स लगे होंगे। एस तो लोकलाइज था, इसलिए सबसे ज्यादा बेसिक हुआ है, ये सारे डीलोकलाइज है। एस के बाद आएगा आर जिसमें प्लस एम है, आर के बाद आएगा सर पी जिसमें कोई भी इफेक्ट नहीं है, और फिर लास्ट में आएगा क्यू जिसमें विड्रॉइंग इफेक्ट है, माइनस एम, स्ट्रॉन्गेस्ट विड्रॉइंग इफेक्ट। ओके, 18th वाला देखो, 18th वाला देखो सर, ये अमोनिया है, ये है, ये देखो सर, इसमें मेरे पास प्लस आई है, इस अमोनिया में कोई इफेक्ट नहीं है, पर मिथाइल अमाइन में प्लस आई है। सर यहाँ मेरे पास माइनस आई है, ओके, यहाँ मेरे पास क्या है, माइनस आई है ना, इट इज नॉट रेजोनेंस और समथिंग, यहाँ पे माइनस आई है, तो ऑब्वियसली बात है सर क्यू पहले आएगा, सॉरी हाँ हाँ, क्यू पहले आएगा, फिर आर, फिर पी, क्यू पहले आएगा, फिर आर, फिर पी।
ठीक है, ठीक है, यस सर। नाउ 19th वाला देखो सर, ये वाला तो डीलोकलाइज है, देखो डीलोकलाइज, ये वाला लोकलाइज है, हाँ, और सर ये वाला भी लोकलाइज है, ओके। सर जो क्यू वाला है उस पे ये पी अपने इलेक्ट्रॉन देके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, पी उस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। अमीडीन याद है, अमाइडीन वाला केस हो गया सेम, अमाइडीन वाला केस हो गया, यस सर। तो सर क्यू की सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगी, फिर आर की, पी की तो बहुत ही कम होगी क्योंकि वो डीलोकलाइज हो रहा है। ओके, बात समझ आई, यस सर। अब पी क्यू आर में देखो, पी क्यू आर में देखो सर, जो आर वाला है ये डीलोकलाइज्ड है, इस पे अपनी वो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है अपने इलेक्ट्रॉन देके। सर देखा जाए तो पी वाला भी डीलोकलाइज है मेरा, पी वाला भी मेरा क्या है, डीलोकलाइज है, ये मेरा डीलोकलाइज है। अच्छा, पर सर क्यू वाला मेरा लोकलाइज, क्यू वाला मेरा जो लोन पेयर वो क्या है, लोकलाइज। ओके, सर जो आर वाला है वो इधर भी अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है ताकि एरोमेटिसिटी हो सके, इधर भी अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है ताकि एरोमेटिसिटी हो, हाँ। तो अब एक बात देखो, आर वाला क्रॉस कॉन्जुगेशन में है, दो जगह इलेक्ट्रॉन दे रहा है, पी वाला सिर्फ एक ही जगह इलेक्ट्रॉन दे रहा है, क्यू वाला किसी को भी इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा, बल्कि उस पर आर और पी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं। तो सर जो क्यू है उसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। फिर पी और आर में देखेंगे सर, आर दो जगह इलेक्ट्रॉन दे रहा है, उस पर इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम है, जबकि पी सिर्फ एक जगह इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो क्यू के बाद आ जाएगा पी, फिर आ जाएगा आपका आर, ठीक है, क्यू के बाद आ जाएगा पी और फिर आ जाएगा आपका आर, फिर क्या आ जाएगा बेटा आपका, आर आ जाएगा, ठीक है। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इमेडाजोल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही होता है शायद, और मे बी ये एक NH2 में ना होता हो, लेट मी जस्ट चेक, है ना, दैट इज योर इमिडाजोल, है ना, मतलब हाँ ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा NH2 में नहीं होता है, तो या दिस इज योर इमिडाजोल, ओके, दिस इज योर इमिडाजोल, इमिडाजोल, राइट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चल, लेट्स गेट टू द क्वेश्चन नंबर 21। देखो, ओके ओके ओके, गॉट इट। देखो सर, ये वाला भी लोकलाइज्ड है, हम्म, ये वाला भी लोकलाइज्ड है बिल्कुल, और सर ये वाला भी लोकलाइज्ड। फर्क सिर्फ इतना है, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, और दोनों sp3 है, और ये आपका sp2 है सर, बस यही दिक्कत हो गई। तो ऑब्वियसली बात है, आर, पी, और लास्ट में आएगा sp2 वाला क्यू, है ना, राइट। सेकेंडरी वाला क्यू ज्यादा है सर, इस पे दो दो बार प्लस आई लग रहा है, इसीलिए वो ज्यादा है। 22 देखो, 22 देखो सर, जैसे ऑल आर लोकलाइज्ड, ऑल आर लोकलाइज्ड, ओके, दिस इज sp3, दिस इज sp2, एंड दिस इज sp3, एंड सर यहाँ पे माइनस आई लग रहा है, वो अलग बात है। तो ऑब्वियसली बात है सर, p देन r देन q, p देन r देन q, राइट, p देन r देन q, राइट। 24th वाला देखो सर, ये तो वही होगा, दिस इज अवर गुआनिडीन, दिस इज अवर अमाइडीन, दिस इज अवर इमाइन। सर ऑब्वियसली बात है, देखो इन तीनों में कम कंपेयर कराना है, तो देखो ये दोनों नाइट्रोजन इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं, इस पे एक नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, इस पे प्लस आई के अलावा और कुछ नहीं लग रहा। तो ऑब्वियसली बात है, इसका आंसर आ जाएगा पी क्यू देन आर, पी क्यू देन आर, ठीक है, पी क्यू देन आर। चलो अगले पेज पे चलते हैं। तो यहाँ आपसे पूछा है कॉम्बाइंड ऑफ 23 एंड 24, आपको बताना है, कॉम्बाइंड ऑफ 23 एंड 24 आपको बताना है। क्या करें फिर बताओ, आ, देख लो, मतलब हम्म, इन सब में डीलोकलाइज है, हाँ सर, ये क्रॉस कॉन्जुगेशन वगैरह ये ऐसा एक दे रहा है इसको। अब ना इसमें मतलब कैसे बताऊं मैं, तुम बताओ। अ, अब ऐसा कंपेयर कर लो, सुनो ध्यान सुनो, सबसे ज्यादा पी होगा, सबसे ज्यादा पी होगा क्या, यस सर, सबसे ज्यादा पी होगा। फिर उसके बाद ये वाला ले लो, पहले ये ले लो ग्वानिडीन, फिर ये वाला ले लो, ठीक है, और फिर ये ले लो, ठीक है। वाई आई एम सेइंग दैट, वाई एम सेइंग दैट, बिकॉज इस वाले में इंडक्टिव इफेक्ट सिर्फ इतना का लग रहा है, इस वाले में इंडक्टिव ये सब लगा रहे हैं, इंडक्टिव ज्यादा लग रहा है, हाँ। तो आप ये समझ लो, सबसे पहले तो आपका यही आएगा, सबसे पहले ये आएगा, फिर ये ले लो, फिर ये ले लो, फिर ये ले लो, और लास्ट में ये लो, ये आपका sp2 है। इसमें तो कहीं से नहीं आ रही डेंसिटी, इस पे यहाँ से आ तो रही कम से कम। तो पहले ये ले लो, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और लास्ट में ये, ठीक है, हो जाएगा आपका इसका, ठीक है।
26 डन। 27 देखो, 27। सर ये वाले जो लोन पेयर हैं, जो पी के लोन पेयर्स हैं, पी के जो लोन पेयर्स हैं वो तो लोकलाइज्ड हैं, ब्रेड सूट। पर क्यू के लोन पेयर्स बिल्कुल ही डीलोकलाइज्ड हैं, दे देगा। और इस पे तो लोकलाइज्ड ही है। आर पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, सबसे ज्यादा आर हो जाएगा। क्यू अपने लोन पेयर दे रहा है, पी ने लोन पेयर नहीं दिए, तो पी पहले आ जाएगा, फिर लास्ट में हो जाएगा क्यू। दिस इज बेसिक। ओके, आगे देखो। यहाँ बताओ, ये तो कर रखा है। या इसमें बताओ सर, इसमें टर्शियरी माइन, टर्शियरी माइन, टर्शियरी माइन, यहाँ देखो। ऑर्थो इफेक्ट, मतलब ऐसे मेन मेन इफेक्ट ढूंढो जो उन्होंने बड़े बड़े पड़े। एस आई आर, इसकी प्लेन चेंज हो जाएगा, रेजोनेंस नहीं कर पाएगा ये डीलोकलाइज। हम्म, डीलोकलाइज। ओके। ये पैरा पे है तो प्लस एच लगा सकते हैं, ये मेटा पे है तो प्लस आई। अब बताओ, यहाँ पे लोकलाइज, क्योंकि एस आई आर हो रहा है, तो सर ऑब्वियसली बात है आर, देन योर पी, एंड देन योर क्यू। आर, देन पी, देन क्यू। आर, देन पी, देन क्यू। ठीक है। यस सर। नाउ 30। 30 वाला क्या है? 30 वाला क्या है? सर 30 वाले में यहाँ पे क्या लग रहा है? एस आई पी, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। यहाँ पे सॉल्वेशन इफेक्ट या स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन लग रहा है, तो आर की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम हो गई। फिर देख लो, यहाँ पे प्लस एच है, यहाँ पे प्लस आई है। सर सबसे पहला आएगा पी, फिर आएगा क्यू, और लास्ट में आएगा आर ड्यू टू एस आई पी। तो अगर ऑर्थो पोजीशन पे बल्कि ग्रुप है, ऑर्थो पोजीशन पे जब बल्कि ग्रुप होता है तो प्राइमरी अमाइन की बेसिक स्ट्रेंथ घट जाती है, जबकि टर्शियरी अमाइन की बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। सेकेंडरी अमाइन की भी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़, मतलब उस पे भी नहीं लगता है वाला इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? एस आई आर उस पर भी नहीं लगेगा, क्योंकि एक साइड एच है, एक साइड एन ई है ना। नहीं, उसमें भी लगता है, ठीक है ठीक है। पर एक साइड एम ही तो है ना, कम से कम। अगर एम ई साइड हो गया तो साइड हो गया, बाकी तो सिग्मा बॉन्ड है, तो समझ रहे हो आप। तो ऑब्वियसली बात है, उस पर भी लग जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31। देखो इसमें क्या बोला है, ध्यान सुनो ध्यान सुनो। तो इसमें क्या बोला है? ये 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 प्राइमरी अमाइन है, ये दोनों टर्शियरी अमाइन है। ठीक है, ठीक है। प्राइमरी अमाइन है तो यहाँ पे एस आई पी इफेक्ट लग रहा होगा। यहाँ पे क्या लग रहा होगा? एस आई पी इफेक्ट। तो सबसे कम हो गई। सर ये टर्शियरी माइन है तो यहाँ पे एस आई आर इफेक्ट लग रहा है। ये सिग्मा बॉन्ड घूम चुकी है, और इसका प्लेन चेंज हो चुका है। इसका प्लेन चेंज हो चुका है, दोनों साइड से लग रहा है एस आई आर, तो इसका प्लेन चेंज हो चुका है। तो सबसे ज्यादा बेसिक, ये ऊपर से टर्शियरी भी है, तो एस हो जाएगा। एस के बाद आएगा आपका आर, दैट इज टर्शियरी। आर के बाद आएगा आपका पी, एंड लास्ट में आएगा आपका क्यू। लास्ट में क्या आएगा बेटा? आपका क्यू आपका लास्ट में आएगा। ठीक है, चलो ये वाले देखो, ये वाले देखो। सर यहाँ पे क्या है? इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है। तो इस पोजीशन में तो ये टन टन कर रहे हैं, इस पोजीशन में तो ये टन टन कर रहे हैं। पर जब आप इसको घुमा दोगे, तब क्या होगा? तब ये नाइट्रोजन इस साइड आ जाएगा, यहाँ नॉर्मल कार्बन रहेगा, अब ये दोनों टन टन नहीं करेंगे। तो आई मीन स्टेरिक हिंड्रेंस है, पर उतना नहीं है, बिकॉज सिग्मा बॉन्ड कैन रोटेट। अच्छा, इस केस में ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये दोनों टन टन कर रहे हैं, और ये यहाँ घूम ही नहीं सकते क्योंकि सिग्मा बॉन्ड नहीं है। तो ये सबसे ज्यादा टन टन करेंगे, या सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पे होगा। तो क्या होगा? उससे क्या फर्क पड़ेगा? मतलब ये जो स्टेरिक हिंड्रेंस है, इसके कारण एक लोन पेयर दूसरे लोन पेयर पे पुश कर रहा है कि तू दे अपने लोन पेयर किसी प्रोटॉन को दे, और मुझे स्टेबल करा, मैं ये झेल नहीं सकता हूँ। अच्छा, यहाँ सर, यहाँ नो टंडन, नो स्टेरिक फैक्टर, नो स्टेरिक फैक्टर, तो आर की तो वैसे भी सबसे कम है। ठीक है, तो यहाँ ऑब्वियसली बात है, आंसर आ जाएगा आपका क्यू, देन पी, देन आर। क्यू, देन पी, देन आर। जो क्यू पी वाला है, पी वाला इस फॉर्म में बहुत कम रहेगा, पी वाला ऐसे बहुत कम रहेगा, मैक्सिमम उसका नाइट्रोजन दूसरी साइड ही होगा। समझ रहे हो? हाँ, पर जो ये वाला है, ये इस फॉर्म में इसको रहना इसकी मजबूरी है। और एक बात देखो, जब ये बन जाएगा तब उसके बाद ये कैसा दिखेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, एक ने एच दे दिया प्लस, ठीक है। अब इसके पास लोन पेयर है, हाँ सर। अब देखो यहाँ पे एच बॉन्डिंग हो रही है। एच बॉन्डिंग इन कॉन्जुगेट एसिड बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाती है। क्या हो गई? यहाँ पे एच बॉन्डिंग हो गई, इसीलिए, है ना, एच बॉन्डिंग हो गई। तो इस कंपाउंड को हम बोलते हैं क्या? सुपर बेस बोलते हैं इसको। व्हाट इज दिस? सुपर बेस। और ये है प्रोटॉन स्पॉन्ज, झट से प्रोटॉन खींच लेता है, प्रोटॉन
बॉन्ड। ये वाला कंपाउंड के दोनों नाइट्रोजन सेम साइड कब रहेंगे सर? जब ये एक को कैच कर देगा प्लस, तो एच बॉन्डिंग के कारण आप बोल सकते हो ये इसमें रहेगा। बाकी मैक्सिमम टाइम तो जब इसका एन इधर होगा, एक लोन पेयर यहाँ, एक लोन पेयर है, ताकि ये मैक मिनिमम करा कर सके अपना व्हाट स्टेरिक फैक्टर। चलो ये हो गया। अब मैच विद द पीकेबी वैल्यूज, लेट्स डू दिस, मैच विद द पीकेबी वैल्यूज। ठीक है, ठीक है। हमें क्या करना है? पीकेबी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ, मानते हो? पीकेबी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ, मानते हो? हाँ सर। ठीक है, देखो कंपेयर कर लो, कंपेयर कर लो। डिड वी लेफ्ट सम क्वेश्चंस? ये वाले मैं बोल रहा था कुछ तो छूट रहा है। चलो पहले ये कर लेते हैं, फिर वो दोनों कर लेंगे। ओके सर, इस केस में ये लोकलाइज्ड है। सबसे पहले देखो लोकलाइज्ड, डीलोकलाइज्ड, लोकलाइज्ड, डीलोकलाइज्ड, डीलोकलाइज्ड, लोकलाइज्ड, डीलोकलाइज्ड। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है जितने भी ये लोकलाइज्ड हैं, अगर मैं इनको नाम दे दूं पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, तो सर जितने भी लोकलाइज्ड हैं उन सबको पहले एक साइड आप लिख लो, दैट इज पी, क्यू, पी। ये ऑब्वियसली बात है, दे विल बी ग्रेटर देन द डीलोकलाइज्ड वन, जो कि हमारे आर, एस, यू। ठीक है, आर, एस, यू। अब क्या चेक करना है? पी और पी क्यू टी में चेक कर लो। सर पी, क्यू, एन, टी, सर ये वाला, इसमें प्लस आई इफेक्ट है, 3 बार प्लस आई, तो मैं 3 बार प्लस 3 आई, मतलब प्लस आई है इसमें 3 बार, 3 मिथाइल ग्रुप्स का प्लस आई है टी में। क्यू में सर 2 बार प्लस आई, 2 बार प्लस आई है, इसमें 3 बार प्लस आई था। यहाँ पे माइनस आई है, फिनाइल ग्रुप का माइनस आई। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है सर, सबसे पहला आएगा टी, पहला आएगा टी, देन क्यू, देन पी, एंड इट इज ग्रेटर देन, एंड इट इज ग्रेटर देन आर। बताओ क्या है सर? आर हमारा टर्शियरी है, आर हमारा टर्शियरी है, एस हमारा प्राइमरी है, और यू हमारा सेकेंडरी है। तो ऑब्वियसली बात है आर, यू, एस। तो ये आपका आंसर आ गया बेसिक स्ट्रेंथ का, दैट इज पी क्यू पी आर यू एस। अच्छा, तो बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा इसकी है टी की, तो इसका पी के भी सबसे कम कम होगा। इसका पी के भी क्या होगा? सबसे कम होगा। यहाँ से देख लो सबसे कम ये है, तो ये आ जाएगा जो टी है उसका आ जाएगा 4.22। टी देख लेना कौन सा गया, उसका आ जाएगा 4.22। तो जो Me3N है आपका, जो आपका ट्राई मिथाइल अमाइन है, उसका पीके क्या क्या हो जाएगा बेटा? 4.22। ठीक है, ट्राई इथाइल अमाइन का जो पीके है वो क्या हो जाएगा? बताओ क्या हो जाएगा, बताओ। क्या आप मुझे बताना चाह रहे हैं? डू यू वांट मी टू टेल द आंसर? हाँ सर, वो हो जाएगा आपका 4.22। ठीक है, ये पीके किसमें? गैस फेज में देख रहे हैं। अच्छा सर, क्या आंसर चेंज हो जाएगा अगर एक्वस फेज में देखें? हाँ बिल्कुल चेंज हो जाएगा। एक्वस फेज में आपको भी पता है ये Me2H, Me3N और MEN नहीं दिया, वो आपको पता है क्या क्या करते हैं। ये नॉर्मल है गैस फेज में, एक्वस फेज में नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा, 4.22। फिर सर इसको बढ़ाते जाओ धीरे धीरे। नहीं नहीं, सबसे कम तो 3.27 है ना, सबसे कम तो 3.27 है। तो जो इसका तो 3.27 होगा ना, ऑब्वियसली बात है। जो सबसे कम है 3.27, वो तो जो सबसे ज्यादा बेसिक है उसका सबसे कम होगा 3.27। सबसे छोटा नंबर ये था, सॉरी होता है, सबसे छोटा नंबर ये 3.27। तो टी का हो जाएगा 3.27। फिर इससे बड़ा नंबर क्या? क्यू का हो जाएगा 4.22। पी का क्या होगा बताओ? पी का हो जाएगा 4.70। अब देखो ये लोकलाइज की कितने कम है, 3 से 4 की रेंज में। और जैसे ही आपने डी लोकलाइज किया, देखो कितना बढ़ गया। इसका हो जाएगा 8.92, इसका हो जाएगा 9.3, इसका हो जाएगा 9.38। सेकेंडरी और टर्शियरी में उतना ज्यादा कोई फर्क नहीं है, सेकेंडरी टर्शियरी में उतना ज्यादा कोई फर्क देखने को मिल नहीं रहा है हमें। ठीक है, सो दिस इज योर पीके बी वैल्यूज। ये 35 हो गया आपका। चलो ये वाले कर लेते हैं ये लोग। एक्वस फेज में इनमें आपको आंसर बताना है, एक्वस फेज में आपको आंसर बताना है। अच्छा ठीक है, देखो। ओके सर, ये सिर्फ अमोनिया है। सर यहाँ पे डी लोकलाइज है, बाकी सब में लोकलाइज है। सर यहाँ पे प्लस आई है, यहाँ पे माइनस आई है। ठीक है, तो थोड़ा आसान हो गया, ऑब्वियसली बात है सर। पहले आएगा पी, लोकलाइज वाले पहले पी, फिर आएगा आर, फिर आएगा एस, फिर आएगा क्यू। पी आर एस क्यू, पी आर एस क्यू। यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा आपका? पी आर एस क्यू विल बी योर आंसर, दैट इज पी आर। अच्छा टी भी है, टी भी है।
तो टी में देख लो, ये सेकेंडरी वाला है, सेकेंडरी थाइलामाइन, ये प्राइमरी थाइलामाइन। तो ऑब्वियसली बात है, सेकेंडरी वाली ज्यादा ही होगी, सेकेंडरी वाली ज्यादा ही होती है। तो लगा लो टी ग्रेटर देन दिस, टी ग्रेटर देन पी, देन आर, देन एस, देन क्यू। टी ग्रेटर देन पी, देन आर, देन एस, एंड देन क्यू। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो जो NH3 है, जो PH NH2 है ना, तो उसमें माइनस आई तो लग रहा है, माइनस आई लग रहा है। तो NH3 से खराब है वो, मेरे ख्याल से। इट इज लाइक, हाँ NH3 से खराब है, क्योंकि NH3 में सॉल्वेशन भी अच्छा होगा, NH3 में तो बहुत अच्छा सॉल्वेशन होगा। जैसे ही वो प्रोटोन खींचेगा, उसको पानी के मॉलिक्यूल ऐसा घेरेंगे, ऐसा घेरेंगे, वो ज्यादा स्टेबल होगा एस के मुकाबले। तो आई गेस दिस अमोनिया शुड बी मोर बेसिक, है ना, अमोनिया शुड बी मोर बेसिक देन बेंजाइलमाइन। पीएच CH2 NH2 से ज्यादा बेसिक उससे होना चाहिए। बाकी या विल चेक इट, हम इसे चेक भी जरूर करेंगे, हम इसे डेफिनेटली चेक करेंगे। बट यही आंसर। अच्छा, यहाँ बताओ एक्वस फेज में। सर ने जैसे एक्वस फेज में देखा, सबसे पहले एक्वस फेज में क्या होगा, सबसे पहले लोकलाइज डीलोकलाइज देखो, क्या कोई डीलोकलाइज दिख रहा है? हाँ सर, ये देखो, ये छुपा हुआ मिल गया डीलोकलाइज। और सर यहाँ मुझे मिल गया माइनस आई, और सर यहाँ प्लस आई है, यहाँ प्लस आई है, यहाँ प्लस आई है। एक बात तो फिक्स है, PQR इज ग्रेटर देन SNT एंड T इज ग्रेटर देन S, क्योंकि S में तो डीलोकलाइज। अच्छा, PQR में एक चीज चेक करो सर, एक्वस फेज और मिथाइल अमाइन है, तो हमारा इसमें आता है 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन 3 डिग्री। 213 इन प्रेजेंट इन द मिथाइलामाइन पार्ट एंड 231 फॉर द इथाइलामाइन पार्ट। ये हो गया आपका QPR। सर QPR के बाद आएगा T, फिर आ जाएगा S, QPRTS, है ना, QP रियल टेस्ट सीरीज। खैर, QPRTS विल बी योर करेक्ट आंसर, QPRTS विल बी योर करेक्ट आंसर। दैट इज योर 34 and 35, and this is your discussion of basic strength. This is your discussion of basic strength. ठीक है, दिस इज योर डिस्कशन ऑफ बेसिक स्टेप। ओके, टेल मी समथिंग, मुझे कुछ चीजें बताओ, मुझे कुछ चीजें बताओ। देखो, टेल मी इफ दिस रिएक्शन इज फिजिबल नॉट, मुझे बताओ। सर मेरे पास इथेनॉल था, मैंने इसकी रिएक्शन कराई MEO माइनस के साथ। ठीक है, जस्ट टेल मी द प्रोडक्ट्स, क्या होगा। ओके, ओके, फिर सर मेरे पास था CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसकी रिएक्शन कराई मैंने NaOH के साथ। बताओ क्या होगा। ठीक है, इसके बाद आई हैड दिस, इसकी रिएक्शन मैंने 3 4 के साथ कराई। आपको बताना है कौन सी होगी कौन सी नहीं होगी, ऐसा बता सकते हैं। ठीक है, देखो मैंने कराई इसकी रिएक्शन Na के साथ, NH, NaOH, यही नहीं अभी और सुनिए, NH, NaHCO3। ठीक है, NaHCO3 के साथ भी कराई। ओके, और देखो, और देखो सर, मेरे पास ये अल्कोहल था और मैंने इसकी रिएक्शन NH2 माइनस के साथ कराई। ठीक है, इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई, NH, या तो आप NH2 ले लो। NaNH2, दैट इज Na प्लस NH2 माइनस। तो ये कुछ रिएक्शन है आपको करके मुझे बतानी है, ये रिएक्शन आपको करके मुझे बतानी है। अच्छा सर, पहली रिएक्शन में देखेंगे इसके ऊपर माइनस है, तो कि अगर इसका एसिडिक एच खींचे, तो यहाँ पे आपका बन जाएगा O माइनस प्लस MEOH। अभी मैं आपको आंसर मतलब रिएक्शन कर रहा हूँ बस, होगी या नहीं होगी बाद में देखते हैं। सर इसमें OH माइनस, और ये इस H को खींच सकता है, ये एसिडिक एच होता है। यहाँ पे हो जाएगा सर CH3, C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस,
Na प्लस प्लस H2O। ठीक है, यहाँ बताओ सर, सर Na है, Na आपको इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन इस H गैस को खींचने का ट्राई करेंगे, आपको ना देंगे O माइनस Na प्लस, O माइनस Na प्लस, और साथ ही साथ आपके यहाँ पे H2 गैस उड़ जाएगी। यहाँ क्या होगा सर, यहाँ H माइनस है, तो यहाँ आपका बन जाएगा O माइनस Na प्लस, और यहाँ भी आपकी हाइड्रोजन गैस उड़ रही है। यस, NaOH में क्या होगा सर, सर यहाँ आपका बन जाएगा, देखो पहला वाला कंपाउंड तो सब जगह सोडियम का सॉल्ट है तो सेम बन रहा है, तो लेट मी कॉपी इट, लेट मी कॉपी इट। ठीक है, लो देखो, थर्ड रिएक्शन में क्या बनेगा सर, इसके साथ आपका बन जाएगा H2, बिकॉज यहाँ पे OH माइनस था, यहाँ पे HCO3 माइनस है, तो यहाँ पे क्या बनेगा साथ में, यहाँ पे बनेगा H2CO3। ठीक है सर, उसके बाद यहाँ क्या बनेगा बताओ, यहाँ क्या बनेगा बताओ, यहाँ आपका बनेगा ONA, मतलब वही माइनस प्लस, और साथ में बन जाएगा अमोनिया, क्योंकि यहाँ पे ये था माइनस। अच्छा अब बताओ इथेनॉल और मिथेनॉल में से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है। सर हमने सॉल्युबिलिटी टेबल देखी, हमने देखा है कि मेथनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ पानी से ज्यादा है, और फिर हमारा इथेनॉल आता है, तो ऑब्वियसली बात है दिस इज अवर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड दिस इज अवर वीक एसिड। अरे सर आपने बोला था एक रिएक्शन हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड की तरफ जाती है, यहाँ से वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड आप बना रहे हो, ये रिएक्शन नॉट पॉसिबल। एनपी जिसमें मैं लिख रहा हूँ, नॉट पॉसिबल। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ एनपी और पी। ठीक है, इसका मतलब नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, एंड इसका मतलब पॉसिबल। ठीक है, चलो अच्छा ये बताओ, सर यहाँ पे मेरे पास अल्काइन है, यहाँ पे मेरे पास पानी है, बताओ कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है। सर ऑब्वियसली बात है पानी ज्यादा एसिडिक है, ये कम एसिडिक है, इट इज एन वीक एसिड, तो ये यहाँ पे नो रिएक्शन, नॉट पॉसिबल है ना, नॉट पॉसिबल। ओके, यहाँ बताओ सर पहले स्टेप में देखो, ये अल्कोहल है, ये हाइड्रोजन गैस है, ऑब्वियसली बात है इस केस में, पहले केस में यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे स्ट्रॉन्गर एसिड से वीकर एसिड बना है, ये रिएक्शन हो जाएगी। यहाँ क्या है सर, यहाँ भी H2 गैस बनी है, वहाँ अल्कोहल है, तो यहाँ भी स्ट्रॉन्गर एसिड से वीकर एसिड बना है, ये रिएक्शन भी हो जाएगी। मतलब ऐसा तो क्या लिख रहा हूँ मैं, इट इज पॉसिबल, इट इज ऑल्सो पॉसिबल। सर पर यहाँ पानी है, ये तो वीकर एसिड थे उसके मुकाबले, ये तो वीकर एसिड थे, पर सर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, यहाँ क्या हो गया, यहाँ सर वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड आपने बना दिया है, ये रिएक्शन नॉट पॉसिबल है। एल्कोहल्स डू नॉट रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, एल्कोहल्स डू नॉट रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, याद रखो। सर ये तो H2CO3 है सर, ये तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उस अल्कोहल से, तो यहाँ भी आपने क्या किया, यहाँ भी आपने वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड बना दिया है, ये भी आपका नॉट पॉसिबल है। अच्छा यहाँ देखो सर, यहाँ अल्कोहल है, यहाँ अमोनिया है, सर ऑब्वियसली बात है अल्कोहल और स्ट्रॉन्गर एसिड्स देन अमोनिया, है ना, तो यहाँ पे ये रिएक्शन आपकी पॉसिबल हो जाएगी, बिकॉज आपने स्ट्रॉन्गर से वीक में आप जा रहे हो। ठीक है, स्ट्रॉन्गर से वीक में आप जा रहे हो, ये जो चीज आपने पढ़ी है, दिस इज द फिजिबिलिटी ऑफ एसिड बेस रिएक्शन, दिस इज द फिजिबिलिटी ऑफ एसिड बेस रिएक्शन। ठीक है, फिजिबिलिटी, मतलब ये पार्ट मुझे थोड़ा अधूरा लग रहा था, तो मैंने बोला थोड़े आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस में से करा देता हूँ। फिजिबिलिटी ऑफ एसिड बेस रिएक्शंस, ओके, फिजिबिलिटी ऑफ एसिड बेस रिएक्शंस। चलिए, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया। थोड़े पेज ऐड करते हैं फिर आपसे मिलते हैं। ओके, सो नाउ एक बार क्या हुआ मेरे साथ, थोड़ी कहानियां आपको सुनाता हूँ। एक बार मेरे साथ क्या हुआ, मैं लैब में था। ठीक है, मैं कहाँ था, मैं लैब में था। हाँ, तो मैंने क्या किया, मैंने एक कंटेनर लिया। ठीक है, मैंने एक कंटेनर लिया और एक लिक्विड ईथर लिया। ओके, मैंने एक कंटेनर लिया और उसमें मैंने थोड़ा लिक्विड ईथर डाल दिया, लेट मी शो यू दैट। मैंने एक कंटेनर लिया, उसमें मैंने ऐसे ऐसे यहाँ तक ऐसे लिक्विड ईथर ये डाल रखा है, दिस इज माई लिक्विड ईथर। ठीक है, ये ग्रीन कलर जो आपको दिख रहा है, दिस इज माई लिक्विड ईथर। मैंने एक कंटेनर लिया और उसमें मैंने
ईथर डाल दिया, ईथर डाल दिया, ठीक है। क्या मैंने तो ईथर डाला, आप कुछ भी डाल लो, आप कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इसमें डाल सकते ही, ठीक है। तो मैंने ईथर डाल दिया और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डाल दिया। अच्छा, फिर इसके बाद क्या हुआ, मेरे टीचर आए, इसके बाद क्या हुआ, मेरे टीचर आए और उन्होंने मुझे नहीं बताया, उन्होंने इसके अंदर कुछ डाल दिया, उन्होंने इसके अंदर कुछ डाल दिया। मुझे बाद में पता चला उन्होंने क्या डाला था, वो तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। उन्होंने इसमें डाला बेंजीन, ठीक है। उन्होंने इसमें डाला बेंजीन और उन्होंने इसमें डाला बेंजीन के साथ फिनॉल, ठीक है। उन्होंने इसमें डाला बेंजीन और उन्होंने इसमें डाला बेंजीन के साथ फिनॉल। अच्छा, फिर उन्होंने मुझे बोला, फिर उन्होंने मुझे बताऊं क्या बोला, उन्होंने मुझे बोला, उन्होंने मुझे ये बताया, उसके बाद मैंने जब उनसे रिक्वेस्ट करी, उन्होंने मुझे बताया कि मैंने बेंजीन और फिनॉल डाला है, तो उन्होंने बोला तू इसे अलग कर, उन्होंने बोला तू इन दोनों को अलग करके दिखा दे, मैं मान जाऊंगा तुझे। मैंने बोला सर ये कैसी बातें कर रहे हो, ऐसे कैसा होगा, ऐसे कैसे अलग होगा, मैं भी उस समय सीख रहा था, मुझे नहीं पता था कैसे होगा। अच्छा, तो उन्होंने बोला बेटा ऐसा कर, इसमें तो एक्वस NaOH डाल दे। मैंने बोला ठीक है, एक्वस Na, ठीक है। अब तुम्हारे दिमाग में भी सवाल आ रहा होगा, मेरे दिमाग में आया था, मैंने पूछा सर व्हाट इज द फायदा, क्यों डालूं मैं इसमें एक्वस NaOH, क्या फायदा है। तब उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला ध्यान से देख, ये इसमें OH माइनस है, बेस की फॉर्म में है, हाँ, और यहाँ फिनॉल प्रेजेंट है तेरे पास जो एसिड की तरह रिएक्ट कर सकता है, हाँ। अगर इसने इसके साथ रिएक्ट कर लिया तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इसमें सॉल्युबल है। मैंने बोला हाँ। फिर उन्होंने बोला, करा रिएक्शन, तो मैंने वही रिएक्शन कराई और फिर मैंने ये पाया, ओह मुझे बस ये चीज़ देख के मैं आई कैन कॉपी दिस नॉट, मैंने क्या पाया, एक सेकंड मुझे बाहर लेने दो इसको, लेट मी जस्ट रिमूव। हाँ, तो मैंने ये पाया कि जो ये मेरा फिनॉल है ये थोड़ा ऊपर उठ चुका था, मेरा फिनॉल क्या हो चुका था, थोड़ा ऊपर उठ चुका था और बेंजीन नीचे का नीचे था। अच्छा, और जो फिनॉल ऊपर उठा था ये पानी की में उठा था ऊपर, फिनॉल पानी में ऊपर उठ गया था। और ऑब्वियसली बात है, पानी पोलर है, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ईथर एक नॉन पोलर था, तो ये पानी और ईथर एक दूसरे में सॉल्युबल नहीं थे। मैंने एक्वस कंडीशन ली थी, तो ये मेरा वाटर है, वाटर या वाटर जो भी बोलो, वाटर है। और सर यहाँ पे ऑब्वियसली बात है, आपका यहाँ पे होगा ONA, बिकॉज ऑफ सॉल्ट बन गया, तो सॉल्ट इज इन सॉल्युबल, सॉल्ट इज सॉल्युबल इन देयर, ठीक। तो मैंने इन दो कंपाउंड को ऐसे अलग कर लिया, मेरे सर ने मुझे ये बताया कि इनको ऐसे ऐसे अलग करते हैं। अच्छा, फिर उन्होंने मुझसे बोला अच्छा इसमें एक चीज हो सकती है ना, आज वाटर होगा और ईथर होगा, वाटर का आपका वो ज्यादा हो सकता है डेंसिटी वगैरह, तो एक काम करते हैं, वाटर का डेंसिटी ज्यादा हो सकता है ना, ऐसे घुमा के लिखता हूँ, अपना तो फायदा ही है उसमें, क्या बात है। बस ये है कि पानी हमें नीचे दिखाना है, बिकॉज वाटर की डेंसिटी नहीं रहे, ठीक है। लेट मी जस्ट रोटेट इट फॉर यू गाइस, ओके। तो मेरा ऐसे हो गया था, ये नीचे आ गया ना। अब क्या हुआ? अब मेरे सर ने बोला राइट सम पॉइंट्स अबाउट दिस, तब मैं तुम्हें बताऊंगा ये हमने क्या किया। तो मैंने भी कुछ पॉइंट्स लिखे। मैंने क्या देखा, सबसे पहले आई नोटिस्ड दिस थिंग, और मैंने लिखा सर यहाँ पे दो लेयर फॉर्म हो रही है, पहले मेरे पास सिर्फ एक लेयर थी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट या ईथर की, अब मेरे पास टू डिफरेंट लेयर्स फॉर्म, अब मेरे पास क्या हो गया, टू डिफरेंट लेयर्स फॉर्म, बहुत बढ़िया बात है, टू डिफरेंट लेयर्स फॉर्म, ओके। उन्होंने बोला ठीक है। अच्छा, उन्होंने बोला और क्या चीज है, मैंने बोला सर ऐसा है जो सॉल्ट है, सॉल्ट फॉर्म इज सॉल्युबल इन वाटर, तभी तो वो सेपरेट कर दिया हमने, सॉल्ट फॉर्म इज सॉल्यूशन नहीं, सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर, ओके, ओके। उन्होंने बोला और कुछ, उन्होंने बोला और कुछ, मैंने बोला सर जो आपने सॉल्ट जो बना है दैट इज फिनॉल, फिनॉक्साइड बन के वो सॉल्युबल हो गया, और सर जो बेंजीन था, जो बेंजीन था, जो बेंजीन था, इट इज नॉट सॉल्युबल, बेंजीन
नॉट सॉल्युबल इन वाटर। उन्होंने मेरे से बोला ऐसा क्यों हुआ? मैंने बोला सर लाइक डिसॉल्व्स लाइक, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। बेंजीन हमारा एक नॉन पोलर कंपाउंड है, ठीक है, और वाटर हमारा एक पोलर कंपाउंड है, और फिनॉक्साइड भी हमारा एक पोलर कंपाउंड है, तो इसीलिए वो वाटर में सॉल्युबल हो गया, इसलिए वो वाटर में सॉल्युबल। तो सर ने बोला वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छी बात तुमने बताई है, और अब मैं तुम्हें इस टॉपिक का नाम बताने जा रहा हूँ, दैट इज डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, डिफरेंशियल डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन? देखो, आप दो चीजों को डिफरेंशिएट करके सेपरेट कर रहे हो, उन्हें एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। आपको पता था एक बेंजीन है एक फिनॉल है, आपको अलग अलग करना है, तो ऑब्वियसली बात है फिनॉल में एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ऐसा कोई बेस चूज करो जो रिएक्शन करने पे वीकर एसिड बनाएगा फिनॉल से, है ना, यही तो हमने पढ़ा है, देख यहाँ भी मैंने आपको ये पढ़ाया, रिएक्शन कौन सी होगी जिसमें स्ट्रॉन्गर से वीकर एसिड बनेगा। अच्छा सर व्हाट इज द यूज ऑफ दिस डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन? दैट इज सेपरेशन, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, ठीक है, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, या मोर प्रिसाइजली अगर आप कहो सेपरेशन ऑफ अ बाइनरी मिक्सचर, ठीक है, सेपरेशन ऑफ अ बाइनरी मिक्सचर। ओके सर, नाउ ये तो हमने पढ़ा डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, और ये हमने पढ़ा कि कैसे कैसे ये होता है, कैसे कैसे ये होता है। नाउ आई एम टेकिंग वन एग्जांपल, एक एग्जांपल मैं आपके सामने यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपके सामने यहाँ पे ले रहा हूँ, जिससे आपको ये समझ आएगा, इसके बाद मैं आपको इसके सवाल दूंगा। लेट्स टेक एन एक्स। सर मुझे उसकी याद आ गई, कोई नहीं बेटा, कोई नहीं, चलो इसी कलर में ले लेते हैं, अच्छा लग रहा था कलर, या तो थोड़ा लाइट कलर ट्राई करते हैं। तो लेट, मैंने ये लिया, ठीक है, मैंने ये लिया, ऐसा समझो दिस इज कंप्लीट ईथर, है ना, ये कंप्लीट मेरा ईथर सॉल्यूशन है। मैंने चार कंपाउंड लिए, मैंने क्या लिए, चार कंपाउंड लिए, बेंजीन को ही कॉपी करना था इसलिए ऐसे कर रहा हूँ, चार कंपाउंड लिए। एक थी नॉर्मल बेंजीन, एक था मेरा फिनॉल, एक है बेंजोइक एसिड, और एक है मेरा एनिलीन। एक क्या है बेटा मेरा, एनिलीन है। ये मैंने चार कंपाउंड लिए, और मैं तुमसे बोल रहा हूँ इन्हें अलग करके बताओ, इन्हें अलग करके बताओ, ठीक है, इन्हें अलग करके बताओ। तुम क्या करोगे बताओ, इन्हें अलग में कैसे करो, इन्हें अलग में कैसे करो? सर इन्हें अलग करने का एक तरीका है, हमने पढ़ा है एसिड बेस रिएक्शंस, हमने क्या पढ़ा है, एसिड बेस रिएक्शंस पढ़ा है, हम इनको उस तरीके से अलग कर सकते हैं। तो देखो, दो तरीके हैं मेरे पास, या तो मैं एक बार अमोनिया को अलग करके फिर बेंजोइक एसिड और फिनॉल को अलग करूं, ठीक है, या तो मैं पहले इनको अलग करूं और अमोनिया को बाद में अलग करूं। तो मेरे पास ये दो तरीके हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, दोनों तरीके सही है, दोनों तरीके सही है, दोनों को कर लेते हैं, चलो, दो स्कीम दो हमारे स्कीम हम चलाएंगे, ठीक है, आ जाओ, पहली इधर चलाओ, दूसरी इधर चलाओ, ठीक है। पहले में हम क्या कर रहे हैं, अमोनिया को पहले अलग कर रहे हैं, तो सर अमोनिया NaOH के साथ भी रिएक्ट नहीं कर रहा, है ना, अगर तुमने इसमें Na डाला, सोडियम मेटल डाला, ये इन तीनों के साथ रिएक्ट कर लेगा। मुझे तो इसको अलग लेना है और इसको अलग लेना है ना, हाँ, तो अगर मैंने NaH डाला तब सर वो सबके साथ रिएक्ट कर लेगा। अच्छा, अगर NaOH डाला तब सर NaOH सिर्फ इन दोनों के साथ रिएक्ट करेगा। तो ये दोनों वाटर में आ जाएंगे, और ये हमारा अलग आ जाएगा ईथर में। अच्छा सर, NaOH जब डाल रहे हो तो ईथर में दो मिलता है ना, बस यही है। और फिर तुम उसके बाद NaHCO3 डालोगे तो सर वो सिर्फ इसके साथ रिएक्ट करेगा, ये तीन अलग आ जाएंगे। अच्छा, तो मैंने बोला NaOH से करो, उससे हमारे एसिड अलग और बेंजीन और एनिलीन अलग हो जा रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे डाला एक्वस NaOH। अच्छा, दूसरे में मैंने बोला मुझे एनिलीन अलग, इन सबसे एनिलीन को अलग करना है,
तो मैंने बोला बेटा देख, किसी बेस के साथ डालेगा तो वो एसिड और फिनॉल भी रिएक्ट कर सकते हैं, क्यों ना यहाँ पे तो एक एसिड डाल दे और एनिलीनियम आयन बना के निकाल दे। हाँ, तो इसमें हमने डाला एक्वस HCl। एक्वस HCl डालोगे तो एनिलीन आपका बाहर निकल जाएगा। बात समझो, एनिलीन आपका निकल जाएगा। अच्छा, तो जैसे हमने एक्वस NaOH डाला, फिर हमारे कुछ सेपरेट हो गए होंगे। वो क्या हो गया होगा देखो, मैं आपको समझाता हूँ। जो हमारा एक होगा हमारा वाटर वाला डिब्बा, एक तो हमारा वाटर वाला डिब्बा होगा, और एक होगा हमारा ईथर वाला डिब्बा। मैं इसे ग्रीन से नहीं दिखाता हूँ, इस कलर से दिखाता हूँ जिससे हमने दिखाया। एक होगा हमारा ये वाला डब्बा। तो ऑब्वियसली बात है, दोनों साइड हमारे ये दोनों डब्बे मौजूद होंगे, तो इनको दोनों साइड में बना देता हूँ। पानी और ईथर वाले डब्बे हमारे दोनों साइड मौजूद होंगे। मानते हो बात को? यस सर। देखो देखो, जब NaOH आपने डाला है, तो पानी वाले डब्बे में क्या क्या आएगा सर? पानी वाले डब्बे में आएगा आपका फिनॉल और बेंजोइक एसिड। जो लेयर्स बनी थी हमने अलग कर ली, बस ये बता रहा हूँ। और ईथर वाले डब्बे में क्या आएगा एक्वस NaOH में? सर ईथर वाले डब्बे में आएगा आपका PHNH2, दैट इज एनिलीन, और आपका प्यारा बेंजीन। ठीक है? यस सर। और जब एक्वस HCl डालोगे तो पानी वाले में क्या आएगा सर? पानी वाले में आएगा आपका एनिलीन। न्यूट्रलाइजेशन करके हमने एनिलीन बना दिया, ठीक है। और इस वाले डब्बे में क्या आएगा आपका सर? यहाँ आपका होगा बेंजीन, क्योंकि ये तो एक्वस HCl का रिएक्ट नहीं करता। आपका होगा फिनॉल, ये भी एक्वस HCl के साथ रिएक्ट नहीं करता है। और आपका होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ये खुद एसिड नहीं, एसिड के साथ क्या रिएक्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो काइंड ऑफ यहाँ हमने दो का ग्रुप बना लिया, यहाँ हमने एनिलीन को पूरा अलग कर लिया है। अब इन तीनों को हमने अलग करना है। अब इन तीनों को अलग करने के लिए करो, सेम एक्वस NaOH डालो, बेंजीन अलग और ये दोनों अलग। इन दोनों को अलग करने के लिए क्या डालो सर? NaOH के साथ दोनों रिएक्ट करते हैं। उसके बाद क्या होता है सर? हम NaHCO3 भी यूज करते हैं। ओके सर, अगर मैं NaHCO3 यूज करूंगा तो सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करेगा, तो ये अलग हो जाएगा, ये भी अलग हो जाएगा। अच्छा, और यहाँ मैं सर एक्वस HCl यूज कर सकता हूँ, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको सोचना है। आ जाओ, सोचते हैं और इसको अटेम्प्ट करते हैं। कैन आई कॉपी दिस डायरेक्टली into the next page? No, I can't. Let's do one thing then. Just copy this and paste it here. मैं इसको पूरा कॉपी कर सकता हूँ सर, है ना? इसको पूरे को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, एंड आई विल पेस्ट इट है। ओके, आ गया अपने पास ये। चलो अब देखो, अब आप देखिए जरा, या तो इन दोनों को मैं नीचे ही ले लेता हूँ, है ना? इन दोनों को मैं नीचे ले लेता हूँ। बाकी समझा तो दिया मैंने आपको, बाकी आप खुद भी इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखो देखो देखो, ठीक है। जरा गौर फरमाइएगा, जरा आप गौर फरमाइएगा। ओके, अब देखो, अब समय आ चुका है, मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, मैं तुम्हें एक चीज बताऊं। इसमें अगर तुम एक्वस NaHCO3 डालोगी भी, बात समझना मेरी, इसमें अगर एक्वस NaHCO3 डालोगी भी ना, तो क्या होगा देखो। इसमें अगर एक्वस NaHCO3 डालोगी भी तो क्या होगा। आई होप कुछ बच्चों ने तो मेरी बात अभी तक पकड़ ली होगी, पर जिसने नहीं पकड़ी वो सुन लो। जैसे ही तुमने इसमें एक्वस NaHCO3 डाला, सर पानी में और पानी डाल रहे हो, पानी में और पानी डाल रहे हो, तो अगर ये रिएक्ट कर भी गया, अगर ये रिएक्ट कर भी गया तो रहेगा तो पानी में ही। अगर ये रिएक्ट कर भी गया तो रहेगा तो पानी में ही। अलग कैसे करोगे? नहीं कर पाओगे, अलग नहीं कर पाओगे। तो इस मेथड से, जो ये पहला मेथड लिया आपने एक्वस NaOH करके दो दो को बना दिया, इससे आप इन दोनों को कभी सेपरेट नहीं कर सके कि पानी में पानी डाल के या फिर। अच्छा, इसको कर सकते हैं क्या बताओ सर? इसको कर सकते हैं? हाँ, इसको बिल्कुल कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे ईथर है, तो अभी भी पानी डाल के सेपरेट करने का पोटेंशियल है हमारे पास। जैसे ही मैं इसमें एक्वस HCl डालूंगा, बताओ क्या होगा? जैसे ही मैं एक्वस HCl डालूंगा तो एक यही डब्बा उठा ले, अरे यार, वेट, जैसे ही मैं उसमें वो डालूंगा, मैं क्या कर सकता हूँ सर? एक तो ईथर है हमारे पास, तो ईथर में क्या है कि दो लेयर्स बन सकती हैं पानी डाल के। ईथर में दो लेयर्स बन सकती हैं पानी डाल के, पर पानी में दो लेयर्स नहीं बन सकती हैं और पानी डाल के। तो यहाँ पे जो पानी वाली लेयर में होगा, पानी वाली लेयर में आपके पास क्या होगा सर? पानी वाली लेयर में आपके पास होगा यहाँ पे एनिलीन। सेकंड, पानी वाली लेयर में होगा आपके पास एनिलीन, ठीक है। और इधर वाली लेयर में आपके पास क्या होगा? बेंजीन। तो
एनिलीन और बेंजीन तो सेपरेट हो जाएंगे इस मेथड से, पर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल सेपरेट नहीं हो पाएंगे। आपका कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल तो सेपरेट नहीं हो पाएंगे, तो ये एक डिमेरिट हो गया पहले एक्वस NaH यूज करने का। अच्छा, इस दूसरे मेथड से देखते हैं। सर ये तो हमारा सेपरेट हो चुका, इसको एक सेकेंड, ये तो हमारा सेपरेट हो चुका, तो इसको हटा दो यहाँ पे से, मैं हटा दिया लो। अब यहाँ पे ईथर है, अब इसके साथ हम खेल सकते हैं। और क्या खेल सकते हैं, क्या खेल सकते हैं बताओ। सर इसमें आप क्या करो, इसमें कुछ भी कर सकते हो। पहले इसमें आप पहले NaHCO3 भी डाल सकते हो, उससे आपका PHCOH सेपरेट हो जाएगा, या पहले NaOH भी डाल सकते हो, उससे क्या फायदा हो देखो और फिर जानो। पहले आपने इसमें एक्वस NaOH डाल दिया, एक्वस NaOH डाल दिया, तो अब एक्वस NaOH डाल के क्या फायदा होगा बताओ। सर एक्वस NaOH डाल के ये फायदा होगा, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरा ईथर है, ठीक, और ये मेरा वाटर है। ओके, देखो ईथर में क्या बचा होगा, जो एक्वस NaOH के साथ रिएक्ट नहीं कर पाया, दैट इज बेंजीन। और यहाँ क्या बचे होंगे सर, जो जिन्होंने रिएक्ट कर लिया, दैट इज फिनॉल एंड दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। सर आपने इसमें सॉल्ट क्यों नहीं बनाया बेटा, क्योंकि अब एसिड बेस कर लिया उन्होंने, तो ऑब्वियसली बात है दे आर व्हाट, एसिड बेस जब उन्होंने कर ली, तो ऑब्वियसली बात है दे कैन डू दैट। सर व्हाट दे कैन डू, मुझे भी बताओ। ये क्या कर सकते हैं, ये क्या कर सकते हैं, ये वहां पे सॉल्युबल है, तो मतलब वहां पे एसिड बेस रिएक्शन करके वो सब करके दे आर डूइंग दिस थिंग, ठीक है, दे आर डूइंग दिस थिंग, ठीक है। आई होप आपको बातें समझ में नहीं आ रही होंगी। तो वहाँ पे मतलब पानी का सोर्स है नॉल है, तो मतलब समझ लो ना, वो प्रोटोन ट्रांसफर वगैरह हो गया। यहाँ भी ऑब्वियसली बात है, एच काइंड ऑफ बना देगा आपको, ठीक है, इतना समझ आ रहा है। हाँ, अब सर अब इसको फिर से उठाओ, इस पानी वाली लेयर को फिर से उठाओ। जैसे आपने पानी वाली लेयर उठाई, फिर से आपके सामने ये वाली दिक्कत आ चुकी है, ये वाली दिक्कत। इसको आप सेपरेट नहीं कर सकते, यहाँ पे मैं लिख दूं, कैन नॉट बी सेपरेटेड, कैन नॉट बी सेपरेटेड। और यहाँ पे भी मैं लिख दूंगा, अब दे कैन नॉट बी सेपरेटेड, क्योंकि पानी में दोनों आपने एसिड डाल दिया, इनको आप सेपरेट कर ही नहीं सकते, कैन नॉट बी सेपरेटेड। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है पहले कार्बोक्सिलिक एसिड को हटा दो वहां से। कैसे हटाओगे सर, एक्वस NaHCO3 डाल के कार्बोक्सिलिक एसिड को हटाया जा सकता है, एक्वस NaHCO3 डाल के कार्बोक्सिलिक एसिड को हटाया जा सकता है। तो एक जो पानी वाली लेयर बनेगी उसमें रहेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और ईथर वाली लेयर में रहेगा हमारा बेंजीन और फिनॉल। तो जो ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाली लेयर है, मतलब NaHCO3 अगर आपने डाला तो यहाँ पे रहेगा आपका बेंजोइक एसिड, आपका है मतलब बेंजोइक एसिड का सॉल्ट रहेगा। फर्दर उसको आप प्लस H+ देके एसिड बना सकते हो, पर मैं जनरली समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे बेंजोइक एसिड रहेगा आपका, और यहाँ आपका ईथर में बचेगा, अब आपको बचेगा फिनॉल एंड बेंजीन। याद रखना तब तक सेपरेट कर सकते हो जब तक ईथर में चीज है। पानी में डाल दी तो पानी में पानी डाल के पानी अलग थोड़ी ना कर दो, वाह क्या लाइन बोली ना, पानी में पानी डाल के पानी अलग थोड़ी ना कर दोगे। समझ में आ रही है बात, क्या इतनी सी बात आपको समझ में आ रही है। हाँ सर, अब देखो अब क्या करोगे। सर अब हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, अब डालो इसमें NaOH, एक्वस NaOH अब क्यों नहीं डाल रहे हो आप। तो जैसे ही आप उसमें एक्वस NaOH डालोगे, तो वही जो चीज उतने समय से हो रही है वही होगी, एक आपकी ईथर की लेयर बन जाएगी, और एक आपकी एक्वस लेयर बन जाएगी पानी वाली। जो आपकी पानी वाली लेयर है उसमें आपका फिनॉल भाई साहब रहेंगे हमारे, ठीक है, और यहाँ ईथर वाली लेयर में आपकी बेंजीन रहेगी। तो क्या समझे सर, जो हम ये समझे कि जो स्ट्रॉन्गर एसिड है उसे पहले निकाल दो, जो स्ट्रॉन्गर एसिड है उसे पहले निकाल दो, और एसिड और बेसिस साथ में दिए हैं तो बेस को पहले निकाल दो, है ना, वही क्या हमने यहाँ पे हमारा जो चारों को कहाँ से हम डिफ्रेंशिएट कर पाए सर, इस तरीके से कि पहले एक्वस HCl डाल दिया, एनिलीन अलग, अब ईथर में ये तीन बचे। इन तीनों में पहले अगर एक्वस NaOH डालते तो ये दोनों साथ में आ जाते। तो ऐसा बेस तो मत ही यूज करो जिससे दोनों एसिड साथ में आ जाए, हमेशा पहले एसिड्स को अलग करने की कोशिश करो, जैसे मैंने यहाँ पे करी, एक्वस NaHCO3 डाल दिया तो ऐसे ये कार्बोक्सिलिक एसिड अलग हो गया, अब फिनॉल ये बच गया, ये एक्वस NaOH से हो सकता है सेपरेट। तो हमेशा आपको क्या ट्राई करना है कि कभी भी दो एसिड को साथ में मत लो, ऐसा बेस मत लो कि जो दोनों के साथ रिएक्ट कर ले और दोनों आपके पानी वाली लेयर में आ जाए, उससे आपका फायदा नहीं होगा, उससे आपका फायदा नहीं होगा।
सो दिस वाज योर डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन के दो एग्जांपल्स, बहुत ही डिटेल में हमने इसको समझा है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ, है ना, आपको सॉल्व करना है, एंड वी आर ऑल सेट to finish our basic strength part also, or our this solubility part also, and then we will jump on to the what basic आपका जो जीओसी में अगर कोई रिएक्शन आती है तो उस हिसाब से हम आपको बता देंगे। चलिए कुछ सवाल लिख के आपसे मिलते हैं। ओके, सो दीज आर योर क्वेश्चंस, देख लेते हैं एक बार। तो पहला क्वेश्चन क्या है, तीन या चार सवाल है, टाइप्स ऑफ डिफरेंट क्वेश्चन। तो यू हैव फाइंड पेयर्स ऑफ, मतलब इस स्कीम के लिए, जिस स्कीम है आपके लिए कि एक बाइनरी मिक्सचर में एक NaOH डाला और एक सॉल्युबल निकला एक इनसॉल्युबल निकला, एक बाइनरी मिक्सचर में ये डाला एक सॉल्युबल निकला। तो आपको बोलना है कौन सी ऐसे पेयर हैं जो या तो इसको फॉलो कर रहे हैं या इसको फॉलो कर रहे हैं, दोनों को फॉलो कर रहे हैं, और आप उनको सेपरेट कर सकते हो उससे, ठीक है। हमेशा की तरह कोई भी रैंडम दो सवाल, ये कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा यहाँ देखो, बताओ सर, इसमें CH2H है, एल्कोहल है, ये फिनॉल नहीं है, ये नॉर्मल एल्कोहल है, यहाँ एसिड भी है, फिनॉल भी है, ठीक। ये कंपाउंड क्यों दिया है, नाम बताने के लिए दिया है, दिस इज सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड नाम बताने के लिए दिया है, बाकी बाकी देखो सर, कौन सी स्कीम में फॉलो करेगा, क्या ये NaOH वाली फॉलो करेगा? हाँ सर, इसकी NaOH वाली भी फॉलो कर सकता है, बिकॉज अल्कोहल NaOH के साथ रिएक्ट नहीं करते, ये अलग हो जाएगा रिएक्ट करके सैलिसिलिक एसिड। एक्वस NaHCO3 भी किसी कैसे, तो ये बाई बोथ, बाई बोथ आप इसको अलग कर सकते हो, ये दोनों को फॉलो करेगा, बस ऐसे आपको लिखना है कि बाई ओनली एक्वस NaOH, बाई ओनली एक्वस NaHCO3, या बाई बोथ दिस एंड दैट, ठीक है। अच्छा ये देखो, इसमें नन, क्योंकि दोनों अल्कोहल है, दोनों में से कोई भी रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि दोनों ही अल्कोहल है ना। अल्कोहल NaOH के साथ तो रिएक्ट करता नहीं है, और NaHCO3 के साथ भी रिएक्ट नहीं करेगा। क्या जो चीज़ NaOH के साथ रिएक्ट नहीं कर रही, वो चीज़ NaHCO3 के साथ रिएक्ट कैसे करेगी, वो चीज़ NaHCO3 के साथ रिएक्ट कैसे करेगी। सर फिर इसको अलग कैसे करें, फिर इसको अलग कैसे करें, अलग करने का एक तरीका आप बोल सकते हो, ये आपका वाटर सॉल्युबल होता है, ये आपका वाटर सॉल्युबल होता है, और ये आपका वाटर इनसॉल्युबल होता है ना, दिस इज नॉट वाटर सॉल्युबल बट दिस इज वाटर सॉल्युबल। तो ऐसे करके इसको आप सेपरेट कर सकते हो, ऐसे करके इसको आप सेपरेट कर सकते हो। बाकी सवाल अटेम्प्ट करना, मजा आएगा। दूसरा करना है कि फाइंड रिएजेंट्स फॉर सेपरेशन। तो चार सवाल है तो कोई भी एक कर देता हूँ, जैसे ये कर देता हूँ, इसको आपको सेपरेट करना है, ठीक है। कैसे सेपरेट करोगे बताओ, कैसे सेपरेट करोगे? सर एक तो ऐसा हो सकता है कि आप इसमें पहले एक्वस HCl डाल दो, ठीक है। जब आप इसमें एक्वस HCl डालोगे तो क्या होगा सर, फिनॉल तो रिएक्ट नहीं करेगा, ये रिएक्ट कर लेगा एक्वस HCl के साथ, ये रिएक्ट कर लेगा एक्वस HCl के साथ, और ये एक्वस HCl के साथ रिएक्ट करके, ये एक्वस HCl के साथ अगर आप इसको रिएक्शन कराओगे तो ये क्या बनेगा, पीएच NH3 प्लस, ये वाटर वाली लेयर में आ जाएगा और फिनॉल इथर में ही रहेगा। और फिर आप इसको वाटर वाली लेयर को सेपरेट करके इसमें जब एक्वस NaOH डालोगे, क्योंकि पीएच NH3 प्लस एक एसिड है, इसमें एक बेस डालोगे, तो ये आपको आपका कंपाउंड वापस दे देगा पीएच NH2। तो यहाँ पर आपने क्या डाला, एक्वस HCl, और फिर आपने क्या डाला, एक्वस NaOH, ठीक है। ये बात तो रही कि आपने फिनॉल को पानी वाली लेयर में निकाल के अलग किया। अच्छा, आप क्या कर सकते हो, इसको भी पानी में निकाल सकते हो पहले, कि आप एक्वस NaOH डाल दो पहले, तो आपका बन जाएगा PHO माइनस। एक्चुअल में तो ऐसी हो रही होंगी ना रिएक्शन, PHO माइनस बनेगा। फिर आप इसमें एक्वस HCl डालोगे तो आपका बन जाएगा PHOH। तो यहाँ के लिए आपके रिएजेंट वो थोड़े अलग हो गए। पहले आपने एक्वस NaOH डाला सेपरेट करने के लिए, आप पानी में आ गए, और फिर आपने इसको फिर से एसिडिफाई करके, ताकि आपको फिनॉक्साइड आयन से फिनॉल वापस प्राप्त हो जाए। तो ये दो तरीके थे कि जिनसे आप, ये दो रिएजेंट्स है ना, या दो तरीके जिनसे आप एनिलीन और फिनॉल को सेपरेट आउट कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। नाउ दिस क्वेश्चन, तो इसमें क्या बोला है कि हाउ मेनी रिएक्शंस विल अकर आल्सो गिव, मतलब मेजर प्रोडक्ट भी आपको बताने क्या होता है। तो हम एक कोई कर लेते हैं, सी कर लेते हैं, मतलब सी वाले। सर ये एसिड है,
ये हमारा एसिड है, पहले तो आइडेंटिफाई करो। ये हमारा एसिड है, ये हमारा बेस है। हम्म, सर क्या होगा इसमें कि जो ये बेस है ये माइनस इसका एसिडिक एच लेगा और आपको आंसर कुछ ऐसा बनाएगा O माइनस प्लस CH3, मतलब वही सल्फोनिक एसिड हो गया CH3SO3H। हाँ सर एक बात देखो, ये काइंड ऑफ वीक एसिड है कार्बोक्सिलिक और ये काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड है। मतलब यहाँ पे नॉट पॉसिबल, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, ये रिएक्शन नहीं होगी, ये वाली रिएक्शन क्या नहीं होगी, नहीं होगी। वो अलग बात है, यहाँ से यहाँ बिल्कुल हो सकती है रिएक्शन, यहाँ से यहाँ रिएक्शन बिल्कुल हो सकती है, पर आगे ये रिएक्शन नहीं जाएगी, ये रिएक्शन यहाँ से यहाँ जाएगी बस। ठीक है, बिकॉज स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड की रिएक्शन जाएगी, इट इज नॉट पॉसिबल। चलो ओके, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या बताना है, अच्छा ओके, कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स, बस ये बताना आपको कि कंपाउंड सॉल्युबल इन एक्वस NaOH कौन कौन है। कंपाउंड सॉल्युबल इन एक सेकेंड, एक्वस NaHCO3, NaCO3 सॉरी, एक्वस NaHCO3 में कौन कौन सॉल्युबल है। फिर कंपाउंड्स हैविंग कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आपको ढूंढना है, चलिए ठीक है। तो इस क्वेश्चन में मैं क्या करूँगा कि क्या बताऊँ उसमें नाम वाम, तो मैं तुम्हें एसिड्स के कल भी बता सकता हूँ, यहाँ भी बहुत सारे नाम नहीं बताए मैंने। तो ये आपको अटेम्प्ट करना है। अच्छा ये कैसे अटेम्प्ट करोगे इसको, कैसे अटेम्प्ट करोगे, आप लोग आप यहाँ पे आओ, पहले पे चेक करो, क्या ये सॉल्युबल इन एक्वस NaOH, हाँ तो इस पे एक्स लिख दो। क्या ये सॉल्युबल इन NaHCO3, नहीं तो कुछ मत करो। और कंपाउंड्स हैविंग, क्या इसमें CH ग्रुप है, नहीं तो इस पे सिर्फ आप क्या करो, एक्स लिख के छोड़ दो, ये एक्स का दावेदार है। फिर दूसरा वाला NaOH में सॉल्युबल है, नहीं, अगर NaOH में सॉल्युबल नहीं है तो NaHCO3 में सॉल्युबल नहीं होगा, एसिड ग्रुप इसमें नहीं है, तो इसमें नो, Na नॉट एप्लीकेबल ऐसे लिखो। फिर फॉर एग्जांपल 17 वाला देखो, क्या ये सॉल्युबल है एक्वस NaOH में, यस एक्स का दावेदार है। क्या ये सॉल्युबल है एक्वस NaHCO3 में, हाँ सर, ये वाई का दावेदार भी है। क्या इसमें CH ग्रुप है, हाँ सर, ये जेड का दावेदार भी है। तो ऐसे करके लिख लो, ऐसे करके लिख लो। इसमें बस एक्स है, इसमें कुछ नहीं था, इसमें ये है। एक और सवाल लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। 25 भी सेम है, ये एक्स का दावेदार भी NaOH में सॉल्युबल है, वाई का दावेदार भी NaHCO3 में भी सॉल्युबल है, और जेड का दावेदार भी है, बिकॉज इसमें एसिड ग्रुप भी है। तो ऐसे आपको चेक कर लेना है, ठीक है। अच्छा, जो ये NaHCO3 टेस्ट होता है ना, इट इज स्पेशली फॉर योर कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। दैट इज न्यूट्रल या एक्वस NaHCO3 टेस्ट, दैट इज फॉर योर कार्बोक्सिलिक एसिड, उसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो यस, दिस वाज इट फॉर टुडेस लेक्चर, ये आपका होमवर्क एंड ऑल। सो यस, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।